अच्छा, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अरिथमेटिक मीन हमने देखी थी, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। आज है हमारे पास नेक्स्ट एवरेज है हमारे पास द मीडियन। ठीक है, मीडियन आपको पता है हमारे पास क्या होता है? मीडियन होता है मिड पॉइंट। कोई भी डाटा में हमें गिवन है उसका मिड पॉइंट, यानी कि ऐसे पॉइंट जिसके ऊपर या उससे बिलो हमारे पास 50% ऑफ द आवर डाटा लाइज। ठीक है, अगर तो हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो उसमें अगर हमने मीडियन फाइंड करना है तो एक तो हमारे पास सिंपल ये रूल होता था ना कि हमें कोई भी डाटा गिवन है, ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह अगर हमें और डाटा गिवन था कोई भी, तो हम क्या करते थे, हम जो उसका मिड पॉइंट होता था ना, जिस तरह अगर देखें 3 वैल्यूज हम इधर से छोड़ दे, 3 इधर से छोड़ दे, जो जो मिड वैल्यू है ये हमारे पास इसका मीडियन है। ठीक है, डाटे को सॉर्ट करके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह इवन डाटा था 1 2 3 4 5 6 7 8, हम क्या करते थे, दरमियान वाली 2 वैल्यूज ले लेते थे, बाकी छोड़ देते थे, 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए हमने। ठीक है, लेकिन इसको भी हमने सॉर्ट करना होता था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसकी हम फिर एवरेज ले लेते थे 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4.5 जो है हमारा इस डाटा का मीडियन है। ठीक है, ये था, हम इसको इस तरह जहन में रखते थे। लेकिन अगर हमारे पास अगर हम इसको एक जेनेरिक फॉर्म में लिखते हैं कि अगर हमारे पास n/2 जो है वो इंटीजर नहीं है, फिर हमारा मीडियन क्या होगा? फिर हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा मीडियन होगा। n इधर क्या होगा? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं हमारे सवाल के अंदर। ठीक है, अगर हम इसी एग्जांपल को देख लें, ठीक है, ये जो हमने लिखी है इसके अंदर हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन थी 7। तो ठीक है, देखिए हम सबसे पहले देखेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन 7 है, 7/2 अगर हम करें तो ये आ जाता है 3.5, विच इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, नॉट इंटीजर। एक मिनट दिया, मैं आपका सवाल लेता हूँ, पहले मैं ये बता दूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7+1/2, तो ये वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी ना, ये क्या बनेगी? a/2 4। ये जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगी ये हमारी होगी हमारा मीडियन। देखिए हम इस डाटा में 1 2 3, ये हमारे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी, तो ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यही सिर्फ फार्मूला जो है ना ये वाला जहन में रखना है हमेशा फॉर अनग्रुप डाटा, कि अगर n/2 इज नॉट एन इंटीजर फिर हमारा मीडियन होगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और अगर इफ n/2 इज एन इंटीजर फिर हमारा जो मीडियन होगा वो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन की एवरेज होगी। ठीक है, इनकी मीन हम ले लेंगे, तो वो जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो हमारा मीडियन होगा। जी मत बोले आप। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर इसमें मतलब इवन और ऑड नंबर के हिसाब से नहीं फॉर्मूला अप्लाई होता? वो मैंने आपको बता दिया ना इवन और ऑड के लिए, लेकिन अब हम जेनेरिक देख रहे हैं क्योंकि आगे हमारे पास जो है ना इसके अंदर परसेंटाइल है, डिसाइल है, क्वार्टाइल है, तो हम उन सब के लिए एक जनरल हमने फार्मूला बना लिया कि इंटीजर हो तो हम कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, इंटीजर ना हो तो कौन सी ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियन होगी। सही है सर। इंटीजर उसको कहते हैं जिसमें डेसिमल का मतलब ना आ रहा हो। हाँ देखिए ना, जिस तरह अगर ये मेरे पास ये 8/2 है तो ये 4 आ जाएगा, ये इंटीजर है मेरे पास, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ओके सर, क्लियर हो। ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकती है इवन और ऑड वाले से, लेकिन हम जेनेरिक टर्म में इसे लिखेंगे ताकि आप लोगों को आगे भी इसके यूज करने में आसानी हो। ठीक है, आप फॉरेन ग्रुप डाटा के लिए किसी को इशू तो नहीं है? नो सर। अच्छा, जब हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी कोई गिवन होगी हमें, तो उस सूरत में अगर मीडियन निकालने होगी तो उस सूरत में हमारा मीडियन क्या होगा? ठीक है, उस सूरत में हमारा मीडियन होगा एल प्लस, इसका फार्मूला होगा एल प्लस एच ओवर एफ इंटू n/2 माइनस सी।
ठीक है, ये n/2 शो कर रहा है इधर कि हमने अपने डाटा को 50% में ठीक है चेंज कर दिया, मतलब कि हम अपना मीडियन फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो L है ना, L होगी हमारी लोअर क्लास बाउंड्री कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉडल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाईएस्ट में मॉडल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कि जो हम क्लास ले रहे होंगे ना n/2 करके हम देखेंगे कि वो हमारी फ्रीक्वेंसी जिस क्लास के अंदर लाई कर रही होगी, तो उस क्लास की जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी वो L होगा, H हमें पता है हमारी क्लास विड्थ होगी, F जो होगा वो उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, और n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया होगा ऑब्जर्वेशन। C जो है ना इधर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी अगेंस्ट द लास्ट क्लास ऑफ द आवर मॉडल फ्रीक्वेंसी। सर एफ क्या होगा इसमें? एज इसमें होगी हमारे पास क्लास विड्थ। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि ये चीज आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाए। ठीक है, अगर हम बुक की एग्जांपल देखें 3.11, वो कहता है गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल n कितना है, 9 है, उसने हमें दे दिया जी 32। अगर हम इन्हें अरेंज करके लिख लें, अरेंज करके सीधा डाटा को लिख लेते हैं, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 48। ठीक है, ये हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशंस थी, एन 9 है। हम देखते हैं अब हमारा जो n/2 है, यानी कि 9/2, ये 4.5 आ गया, इज नॉट एन इंटीजर। तो हमें पता है इस सूरत में हमारा क्या होगा, मीडियन जो है वो n/+1 होगा। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इधर देखिए ये 4.5 बनेगा, लेकिन हम इसे इंटीजर ही लेंगे। हम इंटीजर पॉइंट्स के आगे वाली टर्म को वैसे इग्नोर कर देंगे, इसे हम 4 कंसीडर करेंगे। 9/2 4.5 बनता है, तो हम सिर्फ 4 लेंगे, इधर 1 को वैसे इग्नोर कर देंगे, तो 0.5 को। तो ये हमारे पास बन जाएगी 5th ऑब्जर्वेशन। तो अब हम अपने डाटा के अंदर देखते हैं हमारी 5th ऑब्जर्वेशन है क्या। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। तो ये जो 39 होगा ना, सर जी जी, ये 9/2 आपने 4 क्यों लिखा है? आपने 4.5 नहीं आएगा? नहीं, इसे हम इंटीजर में नहीं लेके जाएंगे, हम इसे जो हमारे मतलब इंटीजर के अंदर सिर्फ लिखेंगे हम, इसके अंदर जो पॉइंट्स के आगे चीजें होंगी वो हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो 39th ऑब्जर्वेशन होगी, ये होगा हमारे पास हमारा मीडियन। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास है क्वांटाइल, क्वार्टाइल या परसेंटाइल्स। इसके बाद हम फिर ना एक जो है ग्रुप सर एक एग्जांपल क्वेश्चन, देखेंगे। जी जी पूछे। सर ये जो 39th ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा ऊपर करिए, कहीं मुझे ऑब्जर्वेशन शो देखनी है, थोड़ी सी ऊपर इसको करिए। 39, ठीक है, 39 ऑब्जर्वेशन नहीं है, 39 है। ये सर 39, ये सर। तो ये 39 नंबर आया, ये क्योंकि ये 5th प्लेस पे पड़ा हुआ है, 1 2 एग्जैक्टली, 3 4 5, इसीलिए। 1 ठीक 2 है सर। 3 4 और 5। ये सर। ठीक है, आगे हमारे पास क्वांटाइल्स। ठीक है, इन क्वांटाइल्स को हम यूज क्यों करते हैं, ये हम क्वांटाइल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे डाटा को जो है ना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस ये होता है कि ये बताते हैं हमें रिलेटिव लोकेशन ऑफ आवर डाटा।
relative location of our data। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स या परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होता है कि हमारे डाटा को, ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट होते हैं जो हमारे डाटा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह ये इधर किया हुआ है कि ये पॉइंट है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 पॉइंट है। इन्होंने हमारे डाटा को 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये जो है Q1, ठीक है, Q1 तक हमारी ऑब्जर्वेशन होगी 25%। इसे हम कहेंगे सेकंड क्वार्टाइल या Q2, इसे हम मीडियन भी कहते हैं। इधर तक हमारी 50% ऑब्जर्वेशन होगी, ये होगा Q3, इधर तक हमारी 75% ऑब्जर्वेशन होंगी हमारे पास। ठीक है, और इसे Q1 को लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं और Q3 को अपर क्वार्टाइल भी हम कह देते हैं बाजू का। ठीक है, सेम इज द केस विद डिसाइल। डिसाइल के अंदर हमारे पास ऐसे 9 पॉइंट्स होते हैं जो हमारे डाटा को 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और जो डिसाइल होता है ये 10%, वन डिसाइल 10% के इक्वल होता है, जिस तरह उधर क्वार्टाइल 25% के इक्वल था। तो ये जो D1 है हमारा, ये 10%, इधर तक हमारे पास डाटा होगा। D2 तक 20%, D3 तक 30%। इसी तरह अप टू D9 तक जब हम जाएंगे तो D9 तक 90% डाटा होगा हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास है परसेंटाइल। ठीक है, कि ऐसे 99 पॉइंट्स जो हमारे डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, इस तरह P1 है फर्स्ट परसेंटाइल, उसके 1% डाटा होगा। P2 सेकंड परसेंटाइल है, उधर 2% डाटा होगा। इसी तरह P50 इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो P50 तक हमारे पास 50% डाटा होगा। अब ये P50, D5 एंड Q2, ठीक है, ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 50% डाटा को। देखिए P5 तक 50% डाटा है, D5 तक भी 50% डाटा है, Q2 तक भी 50% डाटा है। यानी कि हमारा मीडियन भी, ये सारी चीजें मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अगर आपको सवाल में कहीं इस तरह की कोई चीज दे दे वो कि D5, तो इसका मतलब है उसने आपको आपका मीडियन बता दिया है कि मीडियन वही होता है ना जहां तक आपका 50% डाटा जहां लाई कर रहा हो। तो अब हम इनके देखते हैं फार्मूलाज, इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। अगर तो हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए अगर हम क्वार्टाइल्स देखेंगे, क्योंकि क्वार्टाइल्स को हमने कहा था 3 पॉइंट डाटा को 4 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर दें। तो इसके फार्मूले में आप, ठीक है, उधर मीडियन के लिए हम चेक करते थे n/2 यानी 50%। तो इसके लिए हम चेक करेंगे IN/4, यानी कि जोन सा भी क्वार्टाइल वो कह देगा वो इधर आ जाएगा, आई की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। अगर फर्स्ट क्वार्टाइल कहता है तो आई की जगह 1 आ जाएगा, सेकंड क्वार्टाइल कहता है आई की जगह 2 आ जाएगा, अगर थर्ड क्वार्टाइल कहता है तो आई की जगह 3 आ जाएगा। उसे हम मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। इफ इट इज नॉट एन इंटीजर देन आवर क्वार्टाइल विल बी IN/4। देखिए अब इधर भी 4 आ गया 2 की बजाय, प्लस 1th ऑब्जर्वेशन जो होगी। ठीक है, इसके अंदर भी हमने इंटीजर, इसे जब सॉल्व करेंगे हम इसको अंदर से तो इंटीजर देखेंगे इसके अंदर भी। अगर तो IN/4 हमारे पास इंटीजर है तो उस सूरत में हम एवरेज ले लेंगे 2 ऑब्जर्वेशन की, IN/4 प्लस IN/4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। और सेम इज द केस विद द डिसाइल। ठीक है, अनग्रुप डाटा है हमारे पास, और जब डिसाइल इज नॉट एन IN/10 हो जाएगा अब इधर। ठीक है, 4 की बजाय इधर अब 10 आ जाएगा, इज नॉट एन इंटीजर। तो उस सूरत में हमारा जो डिसाइल होगा वो IN/10 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। अगर वो हमें सेकंड डिसाइल कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 × n डिवाइडेड बाई 10। इसे हम देखेंगे अगर वो इंटीजर नहीं है तो इस सूरत में हमारा फार्मूला ये वाला बन जाएगा। ठीक है, IN/10 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अगर तो हमारा IN/10 इज इंटीजर, अगर ये इंटीजर आ जाए तो उस सूरत में हमारे पास जो डिसाइल होगा वो हमारे पास होगी एवरेज ऑफ IN/10 प्लस IN/10 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होगा। और इसी तरह हमारे पास परसेंटाइल है। ठीक है, सेम फार्मूला है, सिर्फ आई की जगह आई है ऊपर हुआ कि जोन सा परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं वो आई के ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि अब हम डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा परसेंटाइल अगर तो इंटीजर नहीं है, IN/100 इज नॉट एन इंटीजर, तो इन दैट केस आवर परसेंटाइल विल बी IN/100 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन।
इफ आवर in by 100 इज इंटीजर, तो इस केस में एवरेज हो जाएगी हमारे पास in by 100 एंड in over 100 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये था तीनों के अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा है। ठीक है, आपने देखा सिर्फ हमारे पास जब हम चेक कर रहे होते हैं इंटीजर है या नॉट इंटीजर है, तो उधर हमारे पास चेंजिंग आ रही होती है नीचे। अगर तो हमारे पास क्वार्टाइल है, हम डाटा को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें तो नीचे 4 आ जाएगा। अगर परसेंटाइल है तो हम डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उस सूरत में हमारे पास नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर तो हमारे पास डिसाइल है तो डाटा को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उस सूरत में हमारे पास नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, अगर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं परसेंटाइल डिसाइल, बस वही फार्मूला सेम होगा जो हम ग्रुप डाटा के लिए मीडियन के लिए निकाल गए थे, लेकिन सिर्फ हमारे पास अब n/2 की जगह सिर्फ क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, अगर तो क्वार्टाइल निकाल रहे हैं इधर in/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम निकाल रहे हैं अपना डिसाइल तो इधर in/10 हो जाएगा, और अगर हम परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो इधर in/100 हो जाएगा, और बाकी चीजें सेम ही होंगी, L भी सेम होगा, H भी, F भी और C भी। सर एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे। जी पूछे। सर ये जो परसेंटाइल है अक्सर हम लोग जब गैट के टेस्ट देते हैं और फिर इस तरह नेट के होते हैं तो उसके ऊपर परसेंटाइल लिखी होती है परसेंटेज की बजाय, तो ये क्या रीजन है? परसेंटाइल का क्या काम, परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है? ठीक है, परसेंटाइल बेसिकली आपको बता रहा है कि अगर आपका लेट्स सपोज आप चेक कर रही है ना कि आपका स्कोर 90 स्कोर आपका 71 है और परसेंटाइल आपका 98 है, यस सर। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 98% बच्चों, आप 71 तक 98% बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, 71 से ऊपर सिर्फ 2% बच्चों के नंबर है। गॉट इट? मतलब ये आप सिर्फ स्पेसिफिक लेट्स सपोज आपने गैट का टेस्ट दिया, आपने मार्क्स हासिल किए 70 और साथ आपका परसेंटाइल भी उधर लिखा होता है कि आपका 95 परसेंटाइल है लेट्स सपोज, तो इसका मतलब है कि 70 तक 95% बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, सिर्फ 5% बच्चे जो है ना वो 70 नंबरों से ऊपर गए हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब परसेंटेज तो स्पेसिफिक सिर्फ आपके मार्क्स की होती है, लेकिन परसेंटाइल का मतलब उन्होंने ओवरऑल लिया है कि इतने बच्चे जो हैं उनके इतना स्कोर किया। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, अभी जो हम एग्जांपल कर रहे थे 3.11, इसको अगर हमने सिर्फ मीडियन निकाला था, अब आगे देखते हैं उसने कहा है इसके अंदर ना हमें आप जो है क्वार्टाइल्स भी फाइंड करें, तो इसका हम इसमें फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल भी फाइंड कर लेते हैं। ये अनग्रुप डाटा के लिए था, तो हमें पता है अगर हमने Q1 फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि हमारा जो है in/4 था ना, हमें देखेंगे यस सर। कि इंटीजर है या नहीं, तो हम सर ये देखें। चैप्टर कौन सा है जिसमें से आप ये करा रहे हैं एग्जांपल्स हमें? मदिया कुछ खुदा का खौफ करो, ये थर्ड चैप्टर है, आपने अभी तक इसको देखा नहीं है, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। यस सर, देखा था सर। ठीक है, अब अगर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना, आई की जगह पे 1 पुट कर दिया है तो इधर भी 1। सर वो मैं नहीं पूछ रही थी, सॉरी, वो कोई और था। ठीक है, आई इंटू एन हमारे पास 9 था इधर डिवाइडेड बाय 4, तो ये 9/4 हमारे पास जो है इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, इज नॉट एन इंटीजर। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे अगर इंटीजर नहीं है तो हमारे पास n/2 प्लस 1 सॉरी in/4 ऑब्जर्वेशन विल बी आवर फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, हमें पता है I1 है, n9 है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन,
तो ये क्या होगा, ये 9/4 2 इंटीजर हमने इसमें सिर्फ लेना है, पॉइंट्स के आगे वाली चीज नहीं लेनी। तो ये 2 हो जाएगा, 2+1, ये हो जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो हम डाटा के अंदर देखते हैं अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 32 है, सेकंड 36 है, थर्ड भी 36 है। ये जो होगा ना हमारे पास, दैट विल बी आवर Q1। ठीक है, इसी तरह अगर हम Q3 फाइंड करें, सर जैसे परसेंटाइल वगैरह में हम जब पॉइंट के बाद कुछ आ जाता है वो नहीं लेते, तो वैसे ही जब मीडियन का फाइंड कर रहे होंगे तो वो भी नहीं ना लेंगे? वो भी नहीं लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर ठीक हम जो पॉइंट्स के बाद वाली चीज है वो नहीं लेंगे। इस तरह जब हमने Q3 फाइंड करना है तो ये हमारे पास होगा 3 × 9/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27/4। ये भी इंटीजर नहीं है, इज नॉट एन इंटीजर। तो इन दैट केस हमारे पास फिर Q3 क्या होगा, 3 × n/4 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास कितना था, 6 बन गया था, 6 + 1, तो इसका मतलब 7th ऑब्जर्वेशन होगी। अब हम अपने डाटे में देखते हैं 7th ऑब्जर्वेशन कौन सी थी। 45। एग्जैक्टली ये हो गया हमारे पास Q3। ठीक है, अब देखें कि ये जो Q1 है, इधर तक आपके पास 25% डाटा है, इधर 50%, इधर 75% डाटा है। ठीक है, आगे जो 2 पॉइंट मिल जाएगा तो इधर आगे हमारे पास 100% डाटा हो जाएगा, जहाँ 48 इंक्लूड हो जाएगा। तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आपने ये Q1 Q2 या Q3 निकालना हो, किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो नो सर, सर। समझ आ गया। अब हम देखते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हमने ये चीजें निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है 3.13। वो कहता है फाइंड द मीडियन क्वार्टाइल एंड द 8th डिसाइल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स गिवन बिलो। ठीक है, हमें मार्क्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है, मार्क्स हमें गिवन है 30 से 39। ठीक है, इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है, आपने क्लास बाउंड्रीज यूज करनी है। ठीक है, सिंपल जो क्लास गिवन होगी उसको नहीं आपने लिखना, जिस तरह उसने हमें ये गिवन है ना मार्क्स, हमें मार्क्स क्या गिवन थे 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 एंड देन 90 से 99। तो हम इसकी क्या करेंगे, हम इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। ठीक, क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्री हम किस तरह बनाते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस 40 जो बच्चे नए हैं चलो उनको भी पता चल जाएगा। जब हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ठीक है सेकंड जो भी हमारा होगा उसकी जो लोअर बाउंड्री होगी ना क्लास की, उसको प्लस फर्स्ट क्लास की अपर बाउंड्री, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 40 + 39, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ये जो 0.5 आया, हमने क्या करना है, इस 0.5 को अपनी लोअर बाउंड्रीज, हर लोअर बाउंड्री में से माइनस करना है, और हर अपर बाउंड्रीज के अंदर हमने उसको ऐड करना है। ठीक है, ये हम कर क्यों रहते हैं, क्योंकि हम अब जब हम मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं, अब देखिए ये जो हमारे पास डाटा ये कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं है। अब
39 से 40 तक तो ये कोई चीज बता ही नहीं रहा। अगर कोई इस तरह का पॉइंट आ जाए जो 39 से 40 के दरमियान है, तो हम उसे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? हम तो फिर बता ही नहीं सकेंगे वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, ताकि हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमारे पास हर पॉइंट अवेलेबल हो हमारे पास, ताकि हमारे पास मीन मीडियन मॉड जहाँ पे निकालना हो वो जिस मर्जी पॉइंट पे है हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकें। अब समझ आ गई जो बच्चे नए हैं कि हम इसकी क्लास बाउंड्रीज क्यों इधर बना रहे हैं? जी सर। ठीक है। अब हमने ये जो निकाला था डेल जो है ये 0.5, हमने कहा इसे हमने अपनी लोअर बाउंड्रीज में से माइनस करना और अपर में ऐड कर देना है। अगर ये 30 था इधर, इसमें से माइनस करेंगे लोअर बाउंड्री में से, तो ये हो जाएगा 29.5 और अपर में ऐड करेंगे 39.5। ठीक है, ये लोअर बाउंड्री इसमें से माइनस करेंगे आप, ये भी 39.5 हो जाएगा और ये 49.5। ठीक है, ये भी 49.5, देन 59.5, ये भी 59.5, देन 69.5, ये भी 69.5, then 79.5, again 79 to 89.5, 89.5 to 99.5। ठीक है, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब ठीक है, इनके हम मिड पॉइंट आप ले ले अगर, ठीक है, उसने मिड पॉइंट निकाले हुए हैं। वैसे हमें इस सवाल में जरूरत नहीं है, हमें मिड पॉइंट निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कहीं यूज नहीं होने हमारे पास। तो हम फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट देखते हैं कितने हमारे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्लास के लिए 8 थे, इसके लिए 87 थे, इसके लिए 190 थे, और इसके लिए 304 थे, इसके लिए 211, देन 85 एंड देन 20। अब नेक्स्ट लास्ट चीज जो हमने करनी है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेना है। ठीक है, पहला 8 तो 8 एज इट इज इधर आ जाएगा। अब जब इधर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इस 8 को नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखेंगे, ताकि इधर तक हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो लिखेंगे। तो 8 इंटू 87 95 होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम जब इधर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 95 के अंदर ये 190 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 285, एंड देन 285 में 304 ऐड करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 589, and then in 589 we will add 211, then it will become 800, then we will add 85 into 800, it will become 885, and then add with 20, it will become 905। ठीक है, that will be our cumulative frequency। अब हम देखते हैं हमने निकालना क्या क्या है। इधर हमारे पास हमारा टेबल डिजाइन हो गया। अब हम देखते हैं हमने निकालना क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है जी आप निकाल दें मीडियन। ओके, हम मीडियन निकाल लेते हैं। ठीक है, मीडियन हमें पता है क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन बाय n बाय 2 स्टूडेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं n बाय 2। ठीक है, n कितना टोटल हमारे पास, ये जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होगा ना, ये n होगा टोटल फ्रीक्वेंसी, या इस फ्रीक्वेंसी को आप टोटल को ऐड करके इधर लिखेंगे, ये भी 905 ही बनेगी। ठीक है, या तो आप इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालें या इनको सम करके इधर लिख ले, एक ही बात है। तो n हमारे पास है 905, तो हम देखते हैं 905 बाय 2 ऑब्जर्वेशन। अब ये जो 905 आता है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये बनेगी हमारे पास 452 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब हमने देखना है कि हमारी जो ये वाली ऑब्जर्वेशन है ये लाई कहाँ पे कर रही है। ठीक है, इसे हम देखेंगे कि ये किस क्लास के अंदर ये लाई कर रही है, तो इसे हम देखेंगे अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल से। ठीक है, आप देखिए अगर तो 285 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो तो लाई कर रही थी 2 इधर तक इस क्लास में हमारे पास, लेकिन है जी जी
तो फोर्थ क्लास में लाई करेगी ये? 1 2 3 जी एग्जैक्टली ठीक है, ये इधर लाई करेगी इस क्लास में, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें 285 से लेके 589 तक जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है वो इस क्लास में लाई करेंगी। तो इसका मतलब ये इस क्लास में हमारे पास लाई कर रही है। अब हमने जो अपना फार्मूला पढ़ा था L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी, ठीक है, तो हमने ये फार्मूला था ना हमारे पास मीडियन के लिए। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये थर्ड में भी तो लाई कर सकती है। नहीं, ये इधर तक हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 285 है, लेकिन हमारे पास वो कह रहा है 452 जो फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ पे लाई कर रही है, हमने बेसिकली ये देखना है। तो ये इस क्लास में इधर तक जो है ना थर्ड तक हमारे पास 285 ऑब्जर्वेशंस थी या फ्रीक्वेंसीज थी, लेकिन ये जो नीचे वाली क्लास है इधर तक हमारे पास आते आते 589 ऑब्जर्वेशंस हो गई। इसका मतलब है जो 452 है ये 5 से बड़ी रकम है ना कोई, 285 जी। 589 इसके दरमियान कहीं लाई कर रही है इस क्लास के अंदर। अच्छा सर, मतलब हमें ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में चेक करना है इसको। जी जी एग्जैक्टली, इसको हमने कम्युलेटिव अच्छा, फ्रीक्वेंसी में देखना है। जी जी सर, समझ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये फार्मूला था मीडियन के लिए L प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। अब हमने कहा था L क्या है, ये जो हमारी मॉडल क्लास हम देख लेंगे, ठीक है, इस फोर्थ क्लास के अंदर आ रहा है तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो L होगा हमारे पास। ये जो लोअर क्लास बाउंड्री है 59.5 ये L है हमारे पास। H क्लास विड्थ हम इधर से देख लेंगे, ये 39 से 49.5 तक आ रहा है 10 है, 49 से 59.5 10, ये भी 10 ये भी 10, ये सारा 10 डिफरेंस है, तो H हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, अगर मैं इधर आपको फार्मूले के अंदर लिख दूं, L था हमारे पास 59.5 प्लस H हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, अब इस क्लास की हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है, जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है इसकी हमने फ्रीक्वेंसी लेंगे। इस क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी थी 304, ये वाली F। इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने लेनी है F 304 इंटू एन बाई टू हमने इधर निकाल लिया था, ये 452.5 था, माइनस सी में हमने कहा था कि द क्लास प्रोसीडिंग आवर मॉडल क्लास, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द आवर मॉडल क्लास। हमारी मॉडल क्लास कौन सी थी 59.5 से 69.5 तक। ठीक है, ये वाली हमारी मेन क्लास थी जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो इससे जो पिछली क्लास है उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सी जो होगी वो वैल्यू होगी, तो इससे पिछली क्लास ये है। ठीक है, अब इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी है 285, तो हम ये सी की जगह 285 यूज कर लेंगे। इस फार्मूले के अप्लाई करने में किसी को कोई इशू? हाँ सर, बस आपने n/2 में जो ली है वो आपने डेसिमल के साथ ली है, तो जब ग्रुप डाटा होता है तो उसमें डेसिमल के साथ ले लेते हैं। उधर सिर्फ डेसिमल लेते थे, इधर हम इधर जो भी वैल्यू आएगी हम उसे एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इधर हमारे पास कंटिन्यूअस डाटा है। अगर कोई पॉइंट इस तरह का आ भी गया तो वो हमारे डाटा के अंदर कहीं ना कहीं अवेलेबल हो गए। ओके। और सर ये एच की वैल्यू दोबारा बता दें। इसमें H होता है हमारे पास क्लास विड्थ। क्लास विड्थ बेसिकली क्या होती है, कोई भी दो क्लासेस हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्लास विड्थ होती है। या अपर क्लास बाउंड्री में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, या लोअर क्लास बाउंड्रीज में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो आपकी क्लास विड्थ होगी। फॉर एग्जांपल आप इधर देख लें, ये 39 से 49.5 इधर क्लास विड्थ 10 है डिफरेंस। देखिए 39.5 से 49.5 तक जा रहे हैं ना हम, 10 का डिफरेंस है ना। जी सर। इधर जी भी सर। 59 से 59.5 तक जा रहे हैं, 10 का डिफरेंस। या लोअर क्लास बाउंड्रीज को देख ले, इधर भी सेम डिफरेंस होगा 29.5 जी। से 39.5, 39 से 49.5 में टोटल 10 का डिफरेंस होगा। या आप क्लास मार्क्स में भी देख सकते हैं, क्लास इंटरवल्स में भी। ये 30 से 40 जा रहा है, 10 का डिफरेंस है, 40 से 50 10, ये भी 10 ये भी 10। या अपर में भी देख सकते हैं इधर 39 से 49 या जी। तो ये एच ये है आपके जी। पास। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है जी 65 मार्क्स आ जाएंगे, ये हमारा मीडियन होगा। ये क्या बता रहा है कि 50% बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 65 तक होंगे। अब इसके अंदर ही अगर हम, उसने हमें क्या और कहा था इसके अंदर निकालने को, क्वार्टाइल भी उसने कहा था। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हैं
तो अगर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है Q1, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू n, n कितना 905 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो ये देखेंगे हमारे पास कितना आ रहा है। ये हमारे पास आ गया 226.525 ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे 226 वाली ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रही है डाटा के अंदर। ये कोई बताएगा 226 वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में आ रही है? सर सर थर्ड थोड़ा वन सा में नीचे करें तो बता दें। कौन सी क्लास? सर थर्ड सर क्लास में आ रही थर्ड ओके, जी जी थर्ड क्लास में आ रही है। ठीक है, इस थर्ड क्लास में आ रही है, तो इसका मतलब है फिर इस केस में L क्या होगा हमारे पास? 49.5 एग्जैक्टली तो इस H हमारे पास 10 ही रहेगा, सेम ही रहेगा। F क्या होगा इस केस में? 95 नहीं नहीं, ये हमारे पास 190 190 ये 190 है, आपको नजर नहीं शायद आया। अच्छा और जी 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 सर C की वैल्यू क्या होगी इधर? 95 95 हाँ, सी बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से आपने देखना है, F आपने फ्रीक्वेंसी टेबल सिंपल से देखना है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 95, ये आपके पास C होगा। ठीक है, अब अगर इसे हम फार्मूले में पुट कर लें, हमारे पास क्लास कौन सी थी ये 49.5। अब अगर हम फार्मूले में पुट करें 49.5 प्लस H10 F हमारे पास कितना था 190, n 1n/4 in/4 जो था वो हमारे पास 226.25 था प्लस, और आपके पास आगे माइनस सॉरी C था, C हमारे पास कितना था इसमें 95, तो ये 95, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है Q1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह Q2 की वैल्यू आ जाएगी। Q2 तो हमने मीडियन निकाल लिया, वो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो Q3 की वैल्यू भी इसी तरह आ जाएगी। वो अब 3n/4 सबसे पहले चेक करेंगे ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई कर रही है, डाटा से वो चेक करके ऑब्जर्वेशन फिर आप उसको अप्लाई कर देंगे। अब हम इसके अंदर एक चीज देखते हैं, उसने कहा है हमें कि आप डिसाइल 8th डिसाइल भी फाइंड करके बताएं। ठीक है, उसने कहा जी 8th डिसाइल D8 हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे 8 इंटू n/10, 8 इंटू 905/10, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 724। इतनी ऑब्जर्वेशन होगी। तो अब हम देखेंगे 724 हमारा लाई काम कर रहा है टेबल के अंदर। फिफ्थ में सर। एग्जैक्टली ये देखिए इस क्लास थी 589, यहाँ तक तो नहीं। अब इस क्लास ये 800 तक है, ये वाली क्लास, तो इसका मतलब है 724 इधर से लेके इधर तक इस क्लास में कहीं लाई कर रहा है। तो इसमें देखेंगे L हमारे पास क्या है 69.5, H10 ही रहेगा हमारे पास। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी F जो है वो 211 हो जाएगा हमारे पास, और C जो प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 589, वो हम यूज कर लेंगे। तो हमारे पास इधर से डिसाइल निकल आएगा। अब अगर कोई आपको इस तरह ग्रुप डाटा दे कहे कि हमें जो क्वार्टाइल परसेंटाइल या डिसाइल निकालने को कह दे, तो इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो सर क्लियर। नो सर गुड। अब आगे हमारे पास है मॉड। ठीक है, मोड हम किस तरह निकालते हैं? ठीक है, मोड क्या होता है हमारे पास? अगर रिपीटेड वैल्यू एग्जैक्टली अगर हम इन सिंपल वर्ड्स देखें, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आर द फ्रीक्वेंसी इन आवर डाटा। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास हमें डाटा गिवन है ठीक है, ये हमें कोई डाटा गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 4 5 एंड 6,
तो अगर कोई हमसे सिंपल अनग्रुप डाटा के लिए मोड पूछे तो हम देखेंगे जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है वो हमारा मोड होगा। तो इस सूरत में हमारा मोड हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर कोई हमें इस तरह कोई शेप भी गिवन है, वो हमें शेप को देख के आपको कहता है जी इसका मोड बताएं आप क्या है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी मतलब कि दफा ज्यादा रिपीट हो रही होगी, कोई इधर बन रहा होगा इस तरह का, तो ये हमारे पास जो है ना कहीं इस तरह मोड हो रहा होगा। और अगर हमारे डाटा के अंदर कोई 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हो, जिस तरह ये था ना हमारे पास डाटा इस तरह 1 2 2 2 3 4 5 5 5 6 7, तो इस सूरत में आपका जो मोड होगा ना, देखिए 2 भी 3 दफा रिपीट हो रहा है, 5 भी 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो इन दैट केस योर मोड विल बी 2 and 5। तो ये था अनग्रुप डाटा के लिए अगर आपने निकालना है। अगर तो ग्रुप डाटा हमारे पास आ गया तो उसके बाद हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला है, L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये वाला एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर अगर डेटा के अंदर कोई रिपीटिशन ही ना हो तो मोड 0 हो जाएगा? और 0 होगा, उसमें मोड होगा ही नहीं कोई। ओके सर। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, L हमें पता है वही क्लास बाउंड्री होगी। अब इधर जो Fm होगा ना, Fm वो वैल्यू होगी जो हमारी हाई किसी भी क्लास के अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, वो इधर Fm होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी एग्जाम्पल के अंदर देखें जो हमने किया था, ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे थी, अगर हम फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी हमारी, 304 थी। यस सर। यस सर। तो ये जो 304 है ये हमारे पास होगा Fm। ठीक है, और इससे जो पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1, और इससे जो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2, और ये जो हाईएस्ट क्लास के ऊपर ठीक है जो फ्रीक्वेंसी 304, इसकी ये जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी ये हमारे पास हो जाएगी L। H हम लोगों को पता है 10 ही है। सर ये जो L है ये FM वाले की लोअर बाउंड्री होगी। L जो होगा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास क्लासेस के अंदर, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी। देखिए इधर हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 304 है ना हमारे पास। जी सर। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो 304 है ये हमारे पास FM होगा, और इसके अगेंस्ट जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी 59.5 ये L होगा, और 304 से जो पिछली क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, और उससे जो अगली क्लास है 304 से जो 211 है इधर वो हमारे पास F2 होगी। तो H हमें पता है क्लास विड्थ है हमारे पास वो 10 ही होगी इस केस में भी। तो सिंपल अगर हम फार्मूले वैल्यूज पुट करें जिस तरह इधर की हुई है कि हमारे पास क्या फार्मूला था, L प्लस Fm माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1। ठीक है, ये वाला फार्मूला अगर हम इधर वैल्यूज पुट सिंपल करें तो L हमारे पास क्या आ गया, अब L तो हमारे पास आ गया ना 59.5 प्लस Fm क्या था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 304 माइनस F1 इससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी 190 थी। 190। अब नीचे Fm माइनस F1, ठीक है 304 माइनस 190 प्लस Fm माइनस F2, Fm तो 304 है, F2 क्या है जो हमारी 211। अगले वाली बिल्कुल 211। इसे हम मल्टीप्लाई कर दें आप H से, H हमारे पास क्या है इधर 10। 10, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये भी 65.3 आ जाएगा मार्क्स। तो ये हमारा मोड होगा इस केस में। मोड फाइंड करने में किसी को इशू तो नहीं है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड।
ठीक है, ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं कि मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। एक तो ये फार्मूला है कि हमें इसके अंदर कोई एक वैल्यू, एक या दो वैल्यूज गिवन हो, हमें कह रहा है कोई और वैल्यू निकाल दे, तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। अगर हमें मीडियन भी पता है और मीन भी पता है, और अगर वो हमें मॉड निकालने के, तो हम मीडियन की वैल्यू भी हमें पता है, मीन भी पता है, तो हम इन दोनों को ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इधर से मॉड निकाल लेंगे। ये बेसिकली जो ऊपर वाला फार्मूला उसी को उसने एडिशन डिलीशन की सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला निकल गया है। तो ये दोनों फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए। अब देखिए, अब तक का जो हमने डाटा किया है, मीन मीडियन मॉड, ये बड़ा अहम डाटा है। इस डाटा को यूज करते हुए ये जो हमने किया, इसका पर्पस क्या था हमें यूज करने का? ठीक है, अभी तक जो भी हमने मीन मीडियन और मॉड निकाला, ताकि हम अपनी शेप की डिस्ट्रीब्यूशन बता सकें। हमारी शेप सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो इसका मतलब है फिर स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब ही यही होता है, डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री। तो ठीक है, स्क्यूनेस अब हम किस तरह बताते हैं? स्क्यूनेस हम अपनी शेप को देख के बता सकते हैं, या हमारे पास वैल्यूज गिवन हो मीन मीडियन मॉड की, उनको हम अब स्केल के ऊपर प्रेजेंट करके तो हम बता सकते हैं जी ये जो है मीन है, मीडियन और मॉड है, या उनके रिलेशन से हम उन्हें बता सकते हैं कि मीन मीडियन मॉड ये राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है। ठीक है, अगर तो हमारे पास सिमेट्रिकल कर्व है तो उसके अंदर मीन मीडियन मॉड बिल्कुल एक ही पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है, जिस तरह ये एक सिमेट्रिकल कर्व है, ठीक है, जो एक साइड पे है उसी तरह दूसरी साइड पे हमारे पास वाई एक्सिस के, तो इधर मीन मीडियन मॉड एक ही पॉइंट पे होगा। इसे हम यूनि मॉडल भी कह देते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है, यूनि मॉडल कर्व, यूनि मॉडल कर्व इज सच अ कर्व व्हिच हैव द सेम वैल्यू फॉर द मीन मीडियन एंड मॉड। ठीक है, इसमें आपका जो मीन है इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। अब सिमेट्रिकल तो ये हो गया। अब अगर स्क्यूड है, स्क्यूड का मतलब हमें पता है क्या होता है कि इट इज डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री। तो अब उसके अंदर या हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड होगी या नेगेटिव स्क्यूड होगी। पॉजिटिव स्क्यूड को हम जो है ठीक है, हम अपनी राइट स्क्यूड भी कह देते हैं। बेसिकली हमारी टेल जिस साइड के ऊपर जा रही होती है हम उसे कह देते हैं, अगर वो राइट साइड पे जा रही है हम कह देंगे राइट स्क्यूड है। अगर हमारी टेल लेफ्ट साइड के ऊपर इस तरह जा रही है जिस तरह ये गई है, तो हम कह देंगे ये जी नेगेटिव स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है। अब अगर तो हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, तो इस सूरत में हमारे पास जो रिलेशन होगा, हमारे पास मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मॉड। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास होल्ड करेगा। अगर हमें सवाल कोई गिवन था, जिस तरह पास पेपर में आया भी हुआ है 2020 में या 21 में, ठीक है, उसने आपको इस तरह मीन मीडियन कोई दो वैल्यूज गिवन है, वो कहता है जी बताएं डिस्ट्रीब्यूशन, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं, आप क्या कहेंगे? तो हमने दो भी कोई वैल्यूज गिवन थी, हमने उस दो वैल्यूज को यूज करते हुए जो इंपेरिकल फार्मूलाज किए हैं, इनसे हमने कोई थर्ड वैल्यू निकाली जो मिसिंग थी। ठीक है, वो वैल्यू निकाल के हमने देखा रिलेशन अब होल्ड कौन सा कर रहा है कि मीन, सबसे पहले तो हमने ये देखा ना मीन मीडियन और मॉड तीनों इक्वल तो नहीं है। ठीक है, तीनों इक्वल नहीं थे, हमने कहा जी नहीं ये यूनि मॉडल कर्व नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या हमारी मीन बड़ी है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मॉड से। अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो हम उसे कह देंगे जी इट इज राइट स्क्यूड। अगर नेगेटिव स्क्यूड है तो समझ लिया आपने ये वाला पॉइंट उठाया है, इसको उठा के आप दूसरी साइड पे ले गए इधर कहीं, तो हमारे पास ये वाली टेल बन गई है। तो इस सूरत में ये वाला जो रिलेशन आपका रिवर्स हो जाएगा, राइट स्क्यूड वाला। ठीक है, नेगेटिव स्क्यूड के अंदर आपका मोड जो है वो सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन और फिर मीन, मतलब कि मीन सबसे छोटी होगी फॉर नेगेटिव स्क्यूड। और ये रिलेशन आपको वैसे भी आना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ सकता है ये, और एमसीक्यूज के अलावा आपके पास कोई इसका सवाल भी आ जाता है। तो इस चीज में किसी को इशू तो नहीं है? सर ये जो ऊपर आपने दो एम्पिरिकल फॉर्मूले दिखाए हैं ना, वो एक बार ऊपर करेंगे, मैं आपसे पूछ लूँ। जी पूछे।
सर ये जो फर्स्ट फॉर्मूला आपने लिखा है तो इसमें लेफ्ट साइड पे मीन और मोड दोनों आता है, मतलब उनको माइनस करना है, और सेकंड दूसरी Yes. साइड पे 3 जी ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, इधर मीन में से माइनस करना है मॉड को, इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके मोड को एक साइड पे कर ले, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास फार्मूला नीचे वाला बन जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके सर। अब नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। जी जी सर जी जी बोले। बुक की एंड पे जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज दिए हुए हैं इसी चैप्टर के, वो याद करना जरूरी है। मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं आप। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसी टॉपिक के बाद ना बुक की एंड पे दिया हुआ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा हुआ है, तो ये याद करना जरूरी है पेपर के लिए। हाँ ना, जिसको आपने जेल में रखना है ना, इनमें से आपको वो थ्योरीज पे भी पूछ सकता है। मतलब मेन आपने जो हमने शुरू के अंदर क्राइटेरिया पढ़ के आए थे ना, क्राइटेरिया सर। फॉर सेटिस्फैक्टरी एवरेज, जी जी आपने सर। उन ही पॉइंट्स को जहन में रखना है और उनको हर एक पे अप्लाई करके देखना है। जी अरिथमेटिक मीन क्या इस सूरत में एक सेटिस्फैक्टरी एवरेज है या नहीं, एक एक पॉइंट पर अरिथमेटिक मीन अप्लाई कर दे, एक पे ज्योमेट्रिक, इसी तरह एच एम इसी तरह सारी कर देंगे, तो आपको इनको मेन पॉइंट को जहन में रखना है आपको। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ठीक है, अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होते हैं? ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बेसिकली ये भी हमें क्या बता रहे होते हैं, हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में बता रहे होते हैं। इसके अंदर भी हम अपना फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो एक बॉक्स होता है हमारे पास रेक्टेंगल से, ठीक है, और एंड्स होते हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले एंड्स हैं और ये एक बॉक्स है। ये जो एंड्स है इनको हम हिंजेस कहते हैं। अब ये जो बॉक्स आपका जिस हिंजेस की तरफ ज्यादा जा रहा होगा ना, जिस साइड को, तो हम कहेंगे ये जी पॉजिटिव स्पीड है। लेट्स सपोज आपने एक डाटा बनाया, आपने Q1 Q3 Q2 को प्लॉट किया, तो आपके पास कोई इस तरह का डाटा बना, ठीक है, इस तरह। तो ये देखिए ये ज्यादा इसका टिल्ट है टूवर्ड्स राइट, तो हम कहेंगे जी ये राइट स्क्यूड है। इधर हम Q1 होगा, इधर Q3 होगा और इधर के दरमियान में Q2 होगा आपका मीडियन। और इसी तरह अगर आप कोई डाटा बनाते हैं तो उसका आपका ठीक है, ये Q1 Q3 और इधर प्लस Q3 है आपके पास, तो आपने प्लॉट किया तो ये लेफ्ट हिंज की तरफ ज्यादा आ गया है, तो हम कहेंगे जी ये जो हमारे पास शेप है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द नेगेटिव स्क्यूड और द लेफ्ट स्क्यूड। ठीक है, इधर आपके डाटा की मिनिमम वैल्यू होगी, इधर मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, जिस तरह देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम है। ठीक है, ये आपका विस्कर भी आप इसे कह लेते हैं इस वैल्यू को, या हिंजेस भी कह देते हैं जो एंड्स हैं। तो ये विस्कर का झुकाव जिस तरफ ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे जी ये उस तरफ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो वाली स्क्यूड है। इसमें किसी कोई इशू तो नहीं है? हाँ सर, इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं है? अरे इसके एंड के ऊपर है, इसमें क्या क्वेश्चन होगा, आप खुद से क्या क्वेश्चन बना लें। ठीक है, अगर हमारे पास Q1 Q2 और Q3 की वैल्यूज गिवन है, लेट्स सपोज Q1 था हमारे पास 5, Q3 था हमारे पास 10 और Q2 10 था और Q3 जो है वो हमारे पास है 11, और जो हमारे पास मैक्सिमम डाटा हमारे पास 12 है और मिनिमम डाटा हमारे पास 1 है। ठीक है, अगर हम इस तरह प्लॉट करें इसे, ठीक है, ये हमारे पास स्केल आ गया 1 से लेके 12 तक। ठीक है, इधर वैल्यू 1 है। अब हम देखेंगे हमारा जो कहीं यहाँ पे ऊपर ये मिड पॉइंट है, ये 6 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कहीं 10 है और यहाँ पे कहीं 11 है, 10 11 और यहाँ पे कहीं 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह ड्रा कर लेंगे। ये 5 था ना हमारे पास Q1,
तो ये Q1 है, ये Q2 है, या मीडियन भी कह देते हैं, ये हमारे पास 11 Q3 है। तो हम इसको इस तरह प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। और ये था हमारे पास Q2 10, तो इसको हम इस तरह कर लेंगे, ठीक है। इस तरह ये आ गया 12 तक, और ये इधर तक आ गया मिनिमम। तो देखिए विस्कर किस साइड के ऊपर जा रहा है, राइट साइड के ऊपर जा रहा है ना, झुकाव इसका ज्यादा राइट साइड के ऊपर है। तो हम कहेंगे जी ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड या राइट स्क्यूड होगी। पर सर मुझे तो ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा नहीं है। हमने कहा झुकाव जिस साइड पे वो जा रहा है। अच्छा, जिस साइड पे वो जा रहा है, सही है, ठीक। सर मतलब बॉक्स जिस साइड पे ज्यादा है ना। एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं हमारे पास ना जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल होती है ना वो 4 तरह की होती है। एक नॉमिनल होती है, एक ऑर्डिनल होती है, फिर एक इंटरव्यू या रेशो स्केल होती है, या इंटरवल या रेशो, स्क्यूड और नॉन स्क्यूड। तो अगर हम इस केस के अंदर देखें, हमारे पास हमारे पास ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा होता है ना, ये हमारे पास होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए। और ये जो इंटरवल या रेशो स्केल है हमारे पास, ये हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव स्केल्स के लिए। क्वांटिटेटिव स्केल्स और वेरिएबल्स। अब हमने देखना है कि नॉमिनल डाटा बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी हो, कोई रैंकिंग नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कोई रैंकिंग नहीं होती। जिस तरह शर्ट है, उसके कलर क्या है, सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, कोई भी है, रैंकिंग शैंकिंग उसके अंदर कोई नहीं है। तो उसके लिए जो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगी वो हमारे पास मोड होगा। देखिए ना हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ शर्ट के कलर को मेजर आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, रेड कौन सी है, ब्लू कौन सी है, ग्रीन कौन सी है, येलो कौन सी है, तो उनको हम मेजर करी जा रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा होगी, हम कहेंगे जी ये जो येलो वाली शर्ट्स है ना, ये लेट्स वो सबसे ज्यादा, तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड है। और इसी तरह हमारे पास दूसरा है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा, इसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं प्लस रैंकिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। जब रैंकिंग भी आप कर लेते हैं तो ये फिर आपका ऑर्डिनल डाटा बन जाता है, ठीक है। जिस तरह प्रोफेसर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर वो आपकी रैंकिंग भी कर रहा है कि इस बच्चे के इतने परसेंट मार्क है, इसके इतने परसेंट मार्क्स हैं, तो वो उस रैंकिंग के बेस के ऊपर आपको ग्रेड देता है ना। तो उसके लिए जो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो मीन होगी। अब जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंटरवल या रेशियो स्केल, ठीक है। इंटरवल जो इंटरवल होता है ना, उसके अंदर जो जीरो होता है ना वो एक्चुअल जीरो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपके पास टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू जीरो होगी है, ठीक है। वो एक रिलेशन है हमारे पास कि वो फ़ारेनहाइट में 32 है लेट्स सपोज, तो इधर डिग्री ग्रेड में हमारे पास आगे जीरो हो गया, मतलब कि हमारे पास 20 ना हो, तो वो हमारे पास होता है इंटरवल स्केल, ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास इंटरवल स्केल्स के लिए जो हमारे पास और स्क्यूड हो इंटरवल और रेशियो, सॉरी, इंटरवल स्केल मैंने आपको बताया कौन सा होता है, जिसके अंदर जो जीरो हो वो आपका 20 ना हो। और रेशियो स्केल वो होता है जिसके अंदर जो जीरो कोई भी हो वो आपका एक्चुअल जीरो हो। लेट्स सपोज मैं आपकी कह दूं जी आपकी सैलरी जीरो है, तो इसका मतलब आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप बेरोजगार है। तो टेम्परेचर जीरो का मतलब ये नहीं होता कि टेम्परेचर जीरो हो गया कोई चीज नहीं है, ठीक है। वो कोई रिलेशन होगा, कोई एम्पेरिकल रिलेशन होगा, ठीक है, उसका फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड से, जीरो के ऊपर भी वो कोई ना कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर सैलरी में कह दो जीरो है तो इसका मतलब है कुछ नहीं है, आप कंगाल हैं, कुछ नहीं है आपके पास। तो ये आपका रेशियो था। तो अब इंटरवल या रेशियो स्केल हो आपके पास गिवन और स्क्यूड हो,
तो उस सूरत में जो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मीडियन। और अगर इंटरवल या रेशियो स्केल हो और स्क्यूड नहीं हो डाटा आपका, तो उस सूरत में जो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपकी होगी मीन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेरियस एवरेजेस। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, जो हमने शुरू के अंदर अपने पढ़े थे कि फार्मूलाज पढ़े थे हमने कि हमारे पास जो है कि ये जो है सेटिस्फैक्टरी एवरेज होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फैक्टरी एवरेज। ठीक है, रिगरसली डिफाइन हमने कहा था एक होना चाहिए। ठीक है, थर्ड चैप्टर के बिल्कुल पहले पेज पे कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए। जो एवरेज है हमारी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंटरप्रेट होनी चाहिए, क्विकली एंड इजीली कैलकुलेटेड होनी चाहिए, अमेनेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए और रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए इन रिपीटेड सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स है, अब इनके ऊपर हम इनको देख लेते हैं। वो कहता है ये अरिथमेटिक मीन है। वो कहता है इट इज रिगरसली डिफाइंड बाय द मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, वो एक डिफाइंड है ना हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला, उसके बेस से हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हमने कहा था हाँ भी ऑल ऑब्जर्वेशन पे होनी चाहिए, अरिथमेटिक मीन ऑल ऑब्जर्वेशन की बेस पे होती है। इजी टू कैलकुलेट और सिंपल टू कंप्रीहेंड है। ठीक है, ये बात भी। इट इज डिटरमिनेड फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डाटा, मतलब हर किस्म के डाटा के लिए यूज होती है। तो ये आपने पढ़ लेना इसका थ्योरी, जो हमने वो जो 6 पॉइंट पढ़े थे सेटिस्फैक्टरी एवरेज, उनकी बेस के ऊपर आपने ये पढ़ लेना एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। ये आप भूल नहीं गए। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। तो अभी तक जो चीजें की है, किसी को इशू तो नहीं है चैप्टर नंबर 3 में? सर ये जो हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है, जी तो ये सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर न्यूमेरिकल में भी इसका कहीं यूज है? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, ये नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों जो हैं वो क्वालिटेटिव हैं, और जो नीचे वाले दोनों इंटरनल रेशो और इंटरनल रेशो स्क्यूड और नॉन स्क्यूड जो हैं वो क्वांटिटेटिव। इंटरवल एंड रेशो दो अलग है, इंटरवल अलग है, रेशो अलग है। ठीक है, वो क्वांटिटेटिव है ना? नीचे वाली क्वांटिटेटिव है, ऊपर वाली क्वालिटेटिव है। एग्जैक्टली। ठीक है सर, ऊपर वाली को क्वालिटी की बेस पे किया जा रहा है, नीचे वाली को क्वांटिटी की बेस पे किया जा रहा है, इस वजह से इनके नेम ऐसे रखे गए हैं ना? एग्जैक्टली। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। सर चैप्टर 3 के एंड प्रॉब्लम बता दें। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम चैप्टर 4 देख लें, फिर उसके बाद आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से करने हैं असाइनमेंट के लिए। अब चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, इसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं, मेजर ऑफ मूवमेंट भी, या मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी, कि बेसिकली हमारा डाटा हमारी मीन के आगे पीछे किस तरह डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, अब वो कहता है जी सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, वो हमें एवरेजेस तो बता रही थी, लेकिन अब हमारी 2 या 2 से ज्यादा एवरेजेस अगर सेम आ जाए, तो उस सूरत में लेकिन उनकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थी वो डिफरेंट थी एवरेज से, तो वो अगर सेम आ जाए तो हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी है फिर वो हमें डाटा के बारे में डिजायरेबली नहीं बता सकती उस तरह। तो इन दैट केस हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमें बताए हमारा जो डाटा है वो हमारी एवरेज के गिर्द किस तरह डिस्पर्स हो रहा है। तो उस केस में हमें जरूरत होगी मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है? ठीक है, अ क्वांटिटी that measures variation in observations about their mean. इस कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ स्कैटर या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये तीनों एक ही नाम है। तो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए? ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास? तो इसकी रिक्वायरमेंट में हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ये है कि हमारे जो यूनिट्स है ना वो सेम होने चाहिए जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
इन द सेम यूनिट एज द ऑब्जर्वेशन। जो हमारी मेजर ऑफ डिस्पर्जन की कोई भी क्वांटिटी आएगी ना, वो वही होगी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का यूनिट होगा। इनका यूनिट चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारी 0 होगी जब ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल होंगी, ठीक है। और हमारी जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ओनली ओरिजिन, नॉट ऑफ स्केल, ठीक है। ओरिजिन चेंज करेंगे हमारे फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हम स्केल चेंज करेंगे तो हमारे आंसर में फर्क आएगा। तो उसे हम जब हम वेरियंस वगैरह स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह देखेंगे तो उधर देखेंगे जब हम ओरिजिन ऑफ चेंज एंड स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करते हैं तो हमें फिर अपने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस के अंदर भी फिर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारे इसके रिक्वायरमेंट होती है कि मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम इसे किसी मल्टीप्लाई कर दें, अपनी वैल्यूज को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, और हम देखेंगे एंड के अंदर वही कांस्टेंट जो है वो अलग भी आप उसे लिख सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं जब आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और उसने कहा लास्ट में हमारे पास पॉइंट है कि ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका है ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशंस फॉर ऑफ सेटिस्फैक्टरी एवरेजेस, ठीक है। जो चैप्टर 3 के फर्स्ट पेज में अभी जो हमने चीजें देखी हैं कि रिगरसली डिफाइन हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्विकली इंटरप्रेट कर सकें, ये जो पॉइंट्स है सारे जो कंडीशंस थी सेटिस्फैक्टरी एवरेज की, उन सब को भी ये सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब आ गया टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स, ठीक है। हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। एक हमारे पास है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है ये, और एक है हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, it is one that measures the dispersion in terms of the same units or in the scale of units as units of the data, ठीक है। जो हमारे पास डाटा का यूनिट्स होगा, ऑब्जर्वेशंस का जो भी यूनिट्स होंगे, अगर तो हमारा जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो भी उन्हीं यूनिट्स में बताएगी या स्केल ऑफ यूनिट्स में बता देगी। तो इसके पैरेलल हमारे पास है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, जो कि जिसको हम एज अ फॉर्म ऑफ रेशियो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोफिशिएंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये यूनिट लेस होता है, ठीक है, क्योंकि सेम ही क्वालिटी को हम जब रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है कौन कौन से, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है एब्सोल्यूट में हमारे पास रेंज होगी, और जब हम इसका रेंज का रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालेंगे तो वो होगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ रेंज। और इसी तरह हमारे पास एक होगी क्वार्टाइल डेविएशंस के, हमारे क्वार्टाइल जो है उनके अंदर डेविएशन किस तरह हो रही है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये इसकी एब्सोल्यूट होगी। अगर हम इसकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालेंगे वो होगी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसी तरह थर्ड पे हमारे पास है मीन डेविएशन, तो इसकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पे एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास क्या है कि वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसकी जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगी वो होगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। रेंज क्या होती है, इसके कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ रेंज क्या है, सेमी इंटरक्वार्टाइल, इसका सर ये फोर्थ वाला दोबारा रिपीट कर दे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। हमारे पास एब्सोल्यूट के अंदर होगी वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके सर। अब हमारे पास है रेंज, ठीक है। रेंज हमें पता क्या होती है हमारे डाटा की रेंज, ठीक है, कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन आवर डाटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आवर डाटा, ठीक है। अगर अनग्रुप डाटा है हमारे पास, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जो रेंज होगी वो ये होगी, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास माइनस मिडिल क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास, so that will be our range in our group data,
वो कहता है लेकिन इसके मसले क्या हैं रेंज के। वो कहता है जो रेंज है ना, ये जो हमारे पास सिर्फ दो ऑब्जर्वेशंस को यूज कर रही थी, जो इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन है उनको वैसे इग्नोर कर देती है, ठीक है। और वो कहता है ये बेस्ड ऑन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होती है, ठीक है। एक हमारे पास डाटा की एक्सट्रीम है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन है, दूसरी हमारा डाटा यहाँ पे कोई मिनिमम है, ये डाटा की एक्सट्रीम वैल्यूज को लेके कैलकुलेट कर रही होती है। तो वो कहता है ये हमारे पास कोई सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, क्योंकि एक तो इसके अंदर हम अपनी वैल्यू सारी नहीं, ऑब्जर्वेशन सारी नहीं यूज कर रहे होते, और सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो है ना एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को यूज कर रहे होते हैं हम, जो मिडिल ऑब्जर्वेशन को यूज ही नहीं कर रहे होते, तो हम डाटा के स्प्रेड के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। और थर्ड नंबर पे वो कहता है जी कि इसे हम कंप्यूट ही नहीं कर सकते अगर हमारे पास ओपन एंडेड क्लासेस हो, ठीक है। ओपन एंडेड क्लासेस हो तो हम इसे इंटरवल जो है वो हमारे पास ओपन एंडेड है, जो थर्ड टाइप थी हमारे पास इंटरवल्स की। वो कहता है अगर ओपन एंडेड इंटरवल है तो हम तो इसे फिर यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें तो कोई ना कोई बाउंड्री तो चाहिए ना, अपर क्लास या लोअर क्लास, तो हमें वो निकाल ही नहीं सकेंगे उस केस में। जिस तरह ये हमारे पास ग्रेटर देन 55 हमारे पास ओपन एंडेड, ठीक है, क्लास है एक, तो अब हमें पता ही नहीं है 55 से ग्रेटर देन कहाँ पे जाके रुक रही है, तो हम अपर क्लास बाउंड्री तो लिख ही नहीं सकते, तो हम रेंज फाइंड आउट ही नहीं कर सकेंगे इस केस में। तो इसलिए वो कहता है जी ये जो हमारे पास रेंज है ये अनसेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखें अगर हम, तो इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होगा हमारे पास, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन अगर हम इसका निकालें तो वो हमारे पास होगा xm माइनस एक्स नॉट ओवर xm प्लस एक्स नॉट, ठीक है। xm हमें पता है हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस एक्स नॉट हमारी लोएस्ट वैल्यू है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ रेंज आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज और द क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। वो कहता है होता क्या है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, वो कहता है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, ओके, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। जिस तरह ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमें क्वार्टाइल डेविएशन देगा। लेकिन अगर आप देखें इसके अंदर Q3 अगर क्वार्टाइल है तो Q3 क्वार्टाइल तो हमें 75% डाटा देता है और Q1 25 देता है, तो इसका मतलब है Q3 माइनस Q1 करें तो इसके इन बिटवीन कितने परसेंट डाटा होगा हमारे पास, एनीवन? 50%। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है क्वार्टाइल डेविएशन तो हमें डाटा के 50% डाटा के बारे में बता रही है, बाकी 50% के बारे में तो ये बता ही नहीं रही। तो वो कहता है ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये हमें सिर्फ 50% डाटा के बारे में बताती है और बाकी 50% के बारे में बता ही नहीं रही होती क्वार्टाइल डेविएशन। सेकेंडली वो कहता है इसका क्या डिसएडवांटेज है कि ये हमें कोई डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन बता ही नहीं रही कि बाकी डाटा कहाँ पे उसकी पोजीशन क्या है, कि वो अगर तो डाटा इन दो क्वार्टाइल से बाहर कहीं लाई कर जाए, ठीक है, अगर कहीं डाटा पॉइंट हमारा यहाँ लाई कर रहा है, ये तो फिर हमें बताएगी नहीं उसकी ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है, कि उसके पोजीशन के बारे में नहीं हमें बता सकते। और वो कहता है इसे हम फर्दर आगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते इसके ऊपर, और अगर हमारे सैंपल्स के अंदर वेरिएबिलिटी आ जाए, ठीक है, सैंपल हमारे बदल रहे हैं, तो ये बड़ी ज्यादा इफेक्टेड होती है उनसे। वो कहता है लेकिन इसका एक यूज भी है, इसको हम एक जगह पे यूज कर सकते हैं अगर हमारे डाटा के अंदर आउटलायर प्रेजेंट हो, ठीक है। आउटलायर हम ऐसी अब नॉर्मल क्वांटिटी को कहते हैं जो हमारे नॉर्मल डाटा से बहुत बड़ी वैल्यूज है। लेट्स सपोज हम इस तरह हमारे पास डाटा था 5, 9,
11, 13, 17, 19 और एक वैल्यू हमारे पास 150 आ गई है। ये देखिए ये सब पॉइंट तो तकरीबन क्लोज है, तकरीबन एक जितना डिफरेंस ऑलमोस्ट सब में, किसी में 2 का है, किसी में 4 का है, किसी में 5 का, इस तरह डिफरेंस, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है इनकी निस्बत। तो ये हमारे डाटा के अंदर आउटलायर आ गया, हम कह देते हैं। तो इसका मतलब ये आउटलायर है, तो ये आउटलायर जो है 150, ये कहीं एंड पे जाके कहीं पड़ा होगा, हमारे इस क्वार्टाइल डेविएशन से कहीं बाहर जाके पड़ा होगा। तो ये अगर इस तरह का कोई डाटा आ जाए जिसके अंदर हमारे पास आउटलायर पड़ा है, तो उस सूरत में हम इसे जो है ना यूज कर सकते हैं। और हम चाह रहे हो कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, इसे हमने यूज भी नहीं करना अपने डाटा के अंदर, तो फॉर दैट पर्पस हम जो है क्वार्टाइल डेविएशन को यूज कर सकते हैं। आगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वो कहते हैं जी जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है ना, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं कंपेयर फॉर वेरिएशन इन टू डाटा सेट्स, इन टू डाटास। तो इससे हमारा जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना क्वार्टाइल डेविएशन का, वो निकल आएगा। क्वार्टाइल डेविएशन में किसी को इशू हो? नो सर। सर ये बस आउटलेयर के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, क्या कह रहे थे आप? आउटलायर कोई ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमारे डाटा से कोई बहुत ही कोई वैल्यू बढ़ के कोई आ जाए, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू जो बहुत अबनॉर्मल सी वैल्यू, हमारा डाटा के अंदर लेट्स सपोज हम लिख रहे हैं, डाटा छोटा छोटा लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, 450 है, 500 तक है, और एक वैल्यू आ गई है लाख, तो वो हमारे डाटा के अंदर आउटलायर आ जाएगा, एक अजीब वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह की कोई वैल्यू जो हम डिजायरेबल हो गया, हम इसको इंक्लूड ही ना करें, इसको वैसे ही खत्म कर दें, क्योंकि हमारे अब देखें अगर आप छोटी छोटी वैल्यू लिख रहे हैं ठीक है, 100, 150, 200, 250, 300, 350, इसी तरह 400, 500, और एक वैल्यू आपके पास 1 लाख आ गई है। तो जब आप इनकी मीन निकालेंगे वो सारी इफेक्ट नहीं हो जाएंगी इस 1 लाख से, ठीक है, आपकी मीन तो 1 लाख के अराउंड अबाउट आएगी, वो इन पॉइंट्स पे तो कहीं आएगी नहीं, आपका मेजॉरिटी डाटा तो इधर रिप्रेजेंट कर रहा है इन चीजों को, ठीक है, इससे आपका मीडियन मोड हर चीज इफेक्ट होगी। तो इन दैट केस हम क्या क्या अगर डिजायरेबल हो हमें डिजाइनिंग के अंदर कि ये जो नॉर्मल क्वांटिटी है ये इसे हम वैसे ही खत्म कर दें, तो इस ये जो अब नॉर्मल क्वांटिटी इसे हम आउटलायर कहते हैं, जो हमारे पूरे डाटा को इफेक्ट कर दे, ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट वी विल हैव द मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन और द एवरेज डेविएशन, ठीक है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है मीन डेविएशन, मीन के अंदर कोई डेविएट कर रहे हैं, वो कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन मेजर्स आइदर फ्रॉम द मीन और फ्रॉम द मीडियन, ऑल डेविएशन बीइंग काउंटेड एज पॉजिटिव। तो हम जो ऑब्जर्वेशंस है उनको अपने मीन में से करें डेविएशन, ठीक है, जब हम एवरेज की हमने वो पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, तो उधर हमने पढ़ी थी ना डेविएशंस क्या होती है, जब ऑब्जर्वेशन को हम उसकी मीन में से निकाल रहे होते हैं तो वो डेविएशन होती है, ठीक है। तो जब मीन डेविएशन क्या है हमारे पास, मीन डेविएशन हमारे पास हो जाएगी कि हमारे ये जो ऑब्जर्वेशन एक्स आई, अगर हम इसको अपने मीन में से माइनस कर दें और एन पे डिवाइड कर दें फॉर सैंपल डाटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मीन डेविएशन। और अगर हमारे पास पॉपुलेशन डाटा है तो समेशन हमें पता है ये बदल जाएगा, एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आन हो जाएगा फॉर पॉपुलेशन डाटा। तो वो उसने एक बात की है कि इधर आप इस मीन की जगह मीडियन भी यूज कर सकते हैं, तो हम इस मीन की जगह अपना मीडियन भी यूज कर सकते हैं। जैसा देखिए इधर इस फार्मूले के अंदर हमने समेशन एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन, तो हमने अपने मीन की जगह मीडियन यूज कर लिया है। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा, हम क्या करेंगे, हम अपनी मीन डेविएशन को मीन पे डिवाइड कर देंगे। अगर हम मीन लेके निकाल रहे हैं मीन डेविएशन, अगर हम मीन डेविएशन जो है वो मीडियन लेके निकाल रहे हैं,
तो फिर जब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा उसको हम अपने मीडियन से डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट समझ आया लास्ट वाला? सर जब मीन डेविएशन निकाल रहे होंगे तो मीडियन से डिवाइड करेंगे? नहीं नहीं, अगर आप देखिए मीन डेविएशन आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक आप मीन लेके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिस तरह ये मैंने बताया, आप मीन लेके भी निकाल सकते हैं, और दूसरा आप मीन डेविएशन जो है मीडियन लेके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों तरीकों से आप मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। अगर तो आपने मीन डेविएशन निकाली है मीडियन यूज करते हुए, ये वाला फार्मूला आपने यूज किया है, ठीक है, तो इस सूरत में जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा वो आपका होगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। और अगर आपने ठीक है, ये वाला जी फार्मूला जी जो ऊपर यूज किया वही नीचे यूज करना है। उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक। अब वो कहता है जो मीन डेविएशन है ना, ये हमें क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज से ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है, और ये इजी टू कैलकुलेट भी है। और एक वो बात कहता है इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, वो कहता है मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन द डेविएशंस आर मेजर्ड फ्रॉम मीडियन। वो कहता है अगर हम मीडियन वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ना, तो हमारी जो मीन डेविएशंस आएंगे ना वो मिनिमम आएंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस क्या है? ठीक है, वो कहता है वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्केल ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। ठीक है, जिस तरह उसने डेफिनेशन हमें क्या बताई है कि वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्केल ऑफ डेविएशंस। ठीक है, हमने डेविएशंस ली, डेविएशन क्या होती है एक्स आई माइनस एक्स बार। उसने कहा इसकी आपने क्या ले लेनी है मीन ऑफ द स्केयर। ठीक है, इसका स्केयर लिया, फिर आपने इसकी मीन ले लेनी, मीन लिया तो समीशन और एन से मल्टी डिवाइड कर दिया। वो कहता है जी ये आपकी वेरिएंस है फॉर पॉपुलेशन। अब वेरिएंस होती क्या है, हम वेरिएंस बताती क्या है? वेरिएंस बेसिकली हमें बता रही होती है, जी इम्तियाज पूछे। सर ये उसका ऊपर जो मेन डिवीजन इसके एग्जांपल जरा दे दीजिए सर। मीन डेविएशन वो हम करते हैं अभी एग्जांपल, वेरिएंस कर ले फिर हम करते हैं उसकी एग्जांपल। अब वेरिएंस हमें बताती क्या है? वेरिएंस बेसिकली हमें बता रही होती है कि हमारे डाटा का स्प्रेड क्या है, कि मीन के अराउंड हमारा डाटा किस तरह स्प्रेड हुआ है। ठीक है, कि ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई पॉइंट था इधर, हमारे कोई मीन थी इस पॉइंट पे, ठीक है, कहीं यहाँ पे। तो बेसिकली वेरिएंस हमें बता रही होती है हमारे डाटा का स्प्रेड क्या है। ठीक है, इस मीन के गिर्द हमारा डाटा किस तरह स्प्रेड हुआ है। ठीक है, वो कहता है अगर तो हमारी ऑल ऑब्जर्वेशन जीरो हैं, ओ सॉरी ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, अगर हमारी तमाम ऑब्जर्वेशन सेम होंगी तो उस सूरत में हमारी वेरिएंस जीरो होगी, क्योंकि हम उन सबको हमने एवरेज की प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, द सम ऑफ द डेविएशन इज ऑलवेज जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो उसको यूज करते हुए तो हमारे पास वेरिएंस जीरो हो जाएगी उस केस में। अगर हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू बहुत कम है, स्मॉल है, तो जो हमारे डाटा की स्प्रेड होगी, जो वेरिएंस होगी, वो वैल्यूज हमारी डिस्पर्स होगी क्लोज टू द मीन। ठीक है, तो फिर हमारे पास मीन के बहुत क्लोज होंगी, इस तरह इधर के इस तरह हमारा डाटा का स्प्रेड हो जाएगा। अगर हमारी वेरिएंस की वैल्यू बहुत बड़ी है, कोई हाई वैल्यू ऑफ वेरिएंस है, तो इसका मतलब है फिर हमारा जो पॉइंट जो डाटा है वो मीन से कोई बहुत दूर स्प्रेड हुआ है। ठीक है, so it basically shows us how much variation or dispersion या spread or scatter from the mean exist। तो ये थी हमारे पास वेरिएंस। ठीक है, फॉर पॉपुलेशन अगर हमने सैंपल के लिए देखनी है तो सैंपल के लिए हमारी वेरिएंस हो जाएगी
ये पॉपुलेशन के लिए तो ये मीन हो जाएगी एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड स्क्वायर का एन, ये हमारी हो जाएगी फॉर सैंपल डाटा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें इधर भी और इधर भी, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको, वो भी बेसिकली डाटा के स्प्रेड के बारे में बता रही है, डाटा आपके मीन से किस तरह स्प्रेड हुआ है। अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर तो तमाम ऑब्जर्वेशन सेम है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो होगी, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी स्मॉलर है तो वो भी इसका मतलब है क्लोज टू मीन होगी, और अगर हायर वैल्यू होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसका मतलब है वो मीन से बहुत दूर जाके पॉइंट्स हमारे गिवन होंगे। अब है हमारे पास, ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर ये था फार्मूला, अगर हम इस फार्मूला को मजीद हम लिखें तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे फॉर द वेरिएंस, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक तो आप लोगों को जो है ना ये वाला फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, वेरिएंस के लिए। समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स आई ओवर एन होल का स्क्वायर। ठीक, एक तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए फॉर द पॉपुलेशन होगा, अगर सैंपल डाटा तो नीचे स्मॉल एन हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपने फाइंड करनी है तो आपने इसी का स्क्वायर रूट ले लेना है। फॉर पॉपुलेशन ये हो जाएगी, और सैंपल के लिए आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी सैंपल के लिए आ जाएगी। अब ये था फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, आपको अनग्रुप डाटा तो उस सूरत में इस तरह, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाए तो उस सूरत में हमारे क्या होगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो उस सूरत में हमारे पास ये होगी, सिंपल क्या करना है, हमने एक्स के साथ एफ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर मैं ये वाला सैंपल के लिए लिख दूं स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में, समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, तो ये ग्रुप डाटा के लिए आपके पास हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है इधर। ठीक है, पॉपुलेशन के लिए ये वाला फार्मूला आपके पास आ जाएगा, और ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और सैंपल्स के लिए आपके पास ये नीचे वाला फार्मूला आ जाएगा। अब एक और चीज देखते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करने से क्या हमारी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क पड़ता है? एक चीज हम पढ़ के आए थे, ठीक है, ये जो स्टार्ट में कि हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है। तो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह देख लें, ठीक है, वो कहता है चेंज ऑफ ओरिजिन किया हमने, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच। ठीक है, एक्स आई की उसने वैल्यू निकाल ली एक साइड पे, यू आई को एच से मल्टीप्लाई कर दिया और ए को दूसरी साइड पे लेके पॉजिटिव कर दिया। चलिए हम इसे कर ही लेते हैं इधर ना। ठीक है, जब हम चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल करते हैं तो हम क्या करते हैं, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच करते हैं ना। अब अगर हम इधर से एच की वैल्यू निकालें ये, तो ये एक्स आई की, तो ये एच इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस यू आई इंटू एच। ठीक है, अब आप मीन ले लें। ठीक है, हम मीन ले लेंगे तो ये एक्स आई बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस यू आई बार इंटू एच।
अब हमारे पास फार्मूला क्या है, ठीक है। फार्मूले के अंदर हमारे पास ये टर्म आती है ना, समीशन वेरिएंस का, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसके अंदर हमें एक्स आई भी है और एक्स बार भी है। तो हम देखें हमारे पास एक्स आई है, एक्स आई की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स आई बार की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए प्लस यू आई एच माइनस ए माइनस यू आई बार सर है। एक्स आई, सर एक्स आई का तो हमने फॉर्मूला निकाला था, जो एक्स आई बार है वो हमने दोनों साइड पे खुद ही एंड पे बार लगा लिया है ना। वो मीन लिया ना हमने, जो हम ठीक है। एवरेज की थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे। मुझे लगता है अभी आपने चैप्टर को पढ़ा नहीं है थर्ड को, जो हमने एवरेज पढ़ी थी उनकी प्रॉपर्टीज। ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड आई थिंक फोर है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी है ये वाली एवरेज की। तो देखिए अब ये पॉजिटिव प्लस से माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास अंदर क्या बच गया, ठीक है, यू आई एच प्लस यू आई बार एच का स्क्वायर। अब देखिए एच दोनों में कॉमन है, तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें, यू आई सॉरी ये प्लस था तो इधर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू आई माइनस यू आई बार का स्क्वायर। ओ सॉरी ये स्क्वायर आ गया। अब देखिए एच कॉमन है, इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो ये स्क्वायर जो है ये बाहर आके क्या हो जाएगा, ये सिंपल एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर यू आई माइनस यू आई बार का स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला ये था ना, समीशन एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था ना। तो हमारे पास ये हमने कैलकुलेट किया, समीशन एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट किया, ये क्या है, एच स्क्वायर के बराबर है। तो अब हम इसकी जगह जो है इस एक्स आई, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगी एच स्क्वायर समीशन यू आई माइनस यू आई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमने एक चीज देखी, अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज करते कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन चेंज ऑफ स्केल किया है, क्योंकि हमारे पास एच स्क्वायर की एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है जब हमने वैल्यूज पुट की अपने मेन फार्मूला के अंदर। तो इसका मतलब है अगर हमने चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल किया है और उस सूरत में हम वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम अपनी अगर वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल करने के बाद। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं मिड पॉइंट लेके, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम अपनी उस वैल्यू को एच से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह इधर किया हुआ है। ठीक है, इधर तक किसी को इशू तो नहीं है? सर ये लास्ट पॉइंट थोड़ा रिपीट कर दें। लास्ट पॉइंट ये था, अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन तो हमें पता है इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, सेंटर मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है, चेंज ऑफ स्केल की वजह से क्या हुआ, हमारे पास एक ऐसा फैक्टर आ गया, एच आ गया, ठीक है, और एच स्केलिंग फैक्टर ही था ना, अगर आप इधर देखें, ठीक है, ये ओरिजिन चेंज हुआ है माइनस ए से और एच से स्केल हुआ है, तो ये एच आ गया एच स्केयर। तो अगर जब हम वेरिएंस निकालेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल करके हम यू आई की फॉर्म में, ठीक है, एफ यू आई इस तरह का फार्मूला करके, तो उस सूरत में अगर हम वेरिएंस निकाल रहे होंगे तो हम एच स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे अपने वेरिएंस के फार्मूले को। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे होंगे तो हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, एच अंडर रूट समीशन यू आई माइनस यू आई बार डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि एच स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होके बाहर आ गया, एच हो जाएगा मल्टीप्लाई।
अब आप बुक के पेज 91 के ऊपर एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल है 4.4। वो कहते हैं कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने मीन डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने सबसे पहले अपने वेट लिख लिए, उसके बाद हमने अपनी फ्रीक्वेंसी लिख ली। वेट थे हमारे 65 से 84, 85 से 104, 105 से 24, H 20 के डिफरेंस आ रहा है, तो ये 125 से हो जाएगा 144, 45 से 64, 65 से 184 और 185 से 204। ये वेट आ गया। अब हम पीछे देख के आए थे कि हमने जब भी मीन निकालनी है अपने डाटा की, तो मीन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होंगे। तो मिड पॉइंट हमारा जो क्लास इंटरवल होगा उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये एक्स आई होंगे, ये हमारे मिड पॉइंट या क्लास मार्क होंगे। और ये हम किस तरह निकालते हैं मिड पॉइंट, कि इन दोनों को हम एवरेज ले लेंगे इस इंटरवल की ना, कि 84 को हम ऐड करेंगे 65 में और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास अगर हम देखें 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 74.5। अब हमें पता है कि क्लास में 2020 है सारे के सब के अंदर, तो अब एक मिड पॉइंट निकाल दिया, इसके अंदर अब 2020 ऐड कर लें सब में, या सब का मिड पॉइंट लेना तो निकाल लें जिस तरह इजी लगे आपको। 94.5, ठीक है, 114.5, 134.5, 154.5, 174.5, 194.5, ये मिड पॉइंट आ गया। अब फ्रीक्वेंसी भी हमें सवाल में गिवन है, इसके लिए 9 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है। अब हमें पता है जब हमने अगर मीन निकालना है ग्रुप डाटा के लिए, तो मीन का क्या फार्मूला है, एफ समीशन एफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो हमें इसका मतलब एफ एक्स आई भी चाहिए होगा, ये एफ एक्स आई आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं, आपके पास वैल्यू देखें इधर आ जाएगी 670.5, 940.5, इन दोनों टेबल को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में वैल्यूज को। 10 को 94.5 से किया 1945 आ गया, इन दोनों को आपस में करेंगे तो ये आ जाएगा 1946.5। मतलब कि टोटल आके इधर हमारे पास कोई समीशन एफ आई एक्स आई जो है ना, ये हमारे पास आ जाएगी 7350, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम देखें एफ एक्स आई हमारे पास क्या है 7350 डिवाइडेड बाय एन, क्या टोटल फ्रीक्वेंसी इधर कितनी है आपके पास, समीशन एफ कितनी थी 60, तो यही एन होगा, एन आपका समीशन एफ हो जाता है। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एवरेज है वो आ जाएगी 122.5 ग्राम्स। अब हमने निकालना है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या था हमारे पास, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब हमें एक टेबल चाहिए होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का भी मीन डेविएशन के लिए। तो इधर हम एक टेबल बना देंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। जी जी सर इस चैप्टर में आके आप आई का वर्ड क्यों यूज करने लग गए हैं साहब? वैसे ऑब्जर्वेशन आप एक्स यूज कर लें, मैंने तो इसलिए आई यूज किया क्योंकि एग्जांपल के अंदर था ताकि आपको समझने में इजी हो। आपको ये ना लगे मैं इधर एक्स लिख दूं या कुछ और लिख दूं, परेशान हो जाएंगे ये पता नहीं उन्होंने क्यों लिख दिया इधर। सही है। ठीक है, आई इस तरह इसलिए लिख रहे होते हैं बेसिकली क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती हैं। अब आपने एक्स आई माइनस एक्स बार इधर हमने कैलकुलेट करना है, एक्स बार तो हमने कैलकुलेट कर लिया ये, और एक्स आई हमारे पास ये था। अब इन दोनों को हम माइनस करके लिखी जाएंगे, एक्स आई था इधर 74.5 और एक्स बार था 122.5, तो ये करेंगे ये हमारे पास कोई -48 आ जाएगा। इसी तरह नीचे करेंगे -28 आ जाएगा। पूरा टेबल इस तरह फिल करेंगे तो हमारे पास जो है
इसकी कोई वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह फिर लेकिन हमें फार्मूले के अंदर चाहिए ये वाली टर्म समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, क्योंकि ग्रुप डाटा है ना हमारे लिए पास, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक नया टेबल बना देंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अब आप इस एफ आई को इस पूरी वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगी, ठीक है। और इसका मॉड भी है हमारे पास, क्योंकि फार्मूले के अंदर मॉड आता है, तो ये 432 आ जाएगी। इसी तरह दूसरे एक्स आई माइनस एक्स बार की इस वैल्यू को आप इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 280 आ जाएगा। और इसी तरह सारी वैल्यूज आ जाएगी, एंड के ऊपर आपके पास आ जाएगा समीशन, जब सम करके लिखेंगे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये आपके पास आ जाएगा 696। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें आप, ठीक है। ये वाली वैल्यू 696 आई है आपके पास, और एन आपके पास टोटल कितना है 60 है, तो ये हो जाएगा 28.7 ग्राम्स। अब इसका पता लग गया किस तरह मीन डेविएशन कैलकुलेट करनी है। यस सर। अब इसी तरह वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला, लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल 4.6 को देखें, ये है पेज 94 के ऊपर है एग्जांपल 4.6। इसके अंदर वो कह रहा है कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, हमारे पास अनग्रुप डाटा है, ठीक है। एक का 45 है, 32 है, 37, 46, 39, 36, 41, 48। तो अनग्रुप डाटा आपको पता है, आपने अगर निकालना है तो वेरिएंस निकालनी है, ठीक है। तो वेरिएंस का आपके पास क्या फार्मूला है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब हमें, ये तो थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है एक्स आई, अब हमें एक्स बार भी चाहिए, तो हम एक्स बार तो हमें किस तरह निकलाएगा, ये वैल्यूज को अगर हम सम करें, समीशन एक्स आई क्या होगा, इन सारी वैल्यूज को अगर हम सम करें 1 बाय 1, 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 सबको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 360। तो इसका मतलब है हमारे पास एक्स बार आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऑब्जर्वेशन टोटल है हमारे पास, तो 9 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। तो ये हमारा इधर कोई मीन की वैल्यू आ जाएगी कोई 40। अब हम क्या करेंगे, हमें फार्मूले में चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेंगे, ठीक है। इधर ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, एक्स बार हमने निकाल लिया 40, अब एक्स आई में से 40 माइनस करी जाएंगे, ठीक है। इधर 45 में से 40 माइनस किया 5, 32 में से 45 माइनस किया -8, 37 में से -3, इस तरह सारे। लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए इसका, तो हम इन ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर ले लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64, 3 का 9, इस तरह करके हमारे पास टोटल एंड के ऊपर आ जाएगी, सम आ जाएगी समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये सम करके कोई एक वैल्यू आ जाएगी, इस तरह ये आई है ये। तो जब हमने वेरिएंस निकालनी है तो स्क्वायर के फार्मूले में अगर हम पुट करेंगे समीशन एक्स स्क्वायर है ऊपर, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगी 14632 डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास 9 थे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे पास आ गया जी, नहीं सॉरी, ये हमारे पास है 232 है, ठीक है। ये 232 आएगा, 232 को 9 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वेरिएंस आ जाएगी, ये कितनी आएगी 25.8, ठीक है। अगर मार्क्स था जब वेरिएंस निकालने तो स्क्वायर कर देना है हमने, क्योंकि फार्मूले में हमारे स्क्वायर आता है। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लें 25 हुआ, ठीक है। 25.81 इसका भी स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपका कोई वैल्यू आ जाएगी 5.08। तो जी
ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी इस तरीके से। इसके बाद दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, एग्जांपल आप कर लेंगे इजीली। इसी तरह 4.7 एग्जांपल है, उसमें भी उसने यही बताया हुआ है। ठीक है, 4.8 एग्जांपल है पेज 97 के ऊपर। जरा इस एग्जांपल को देखें, वो कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड हमें पता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ही है। जी इम्तियाज, आपका मैसेज आया हुआ था। सर ये एक्स आई अब हमने पहले मिड पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज करेंगे इसको एक्स आई। अगर तो हमें अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा के अंदर जो भी पॉइंट्स गिवन होंगे हमारे वही एक्स आई होंगे। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा के अंदर जो हमारे मिड पॉइंट होंगे वो हमारे एक्स आईज होंगे, क्लास मार्क्स बेसिकली। ठीक है, अब ये आप पेज 97 के ऊपर अगर आप एग्जांपल देखें ना 4.8, वो कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्ट मेथड। तो उसने चेंज ऑफ ओरिजिन किया। चेंज ऑफ ओरिजिन हमें पता है कहाँ करते हैं, जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 17, तो इसका मतलब है तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन होगा अगेंस्ट 14.5। तो ये कर लिया उसने। नीचे एच हमें पता है क्लास डिफरेंस, क्लास विड्थ जो है वो 20 आ रही है, तो 20 लिख लिया। तो इन वैल्यूज को यूज करते हुए उसने यूआई में कन्वर्ट कर लिया, फिर एफ यू आई स्केल निकाल लिया। ठीक है, अब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल किया, तो जब हमने इधर स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है तो हमने अपने फार्मूले को एच से मल्टीप्लाई किया है। आप अगर इस एग्जांपल में देख सकें तो भाई यही इधर बात बतानी थी इसके अंदर कि एच जब चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल करते हैं तो वेरिएंस निकालनी है तो एच स्केल से मल्टीप्लाई करना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो अपने फार्मूले को हमने एच से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वही इंटरप्रिटेशन है जो हम पहले करके हैं। अगर हमारी ऑल ऑब्जर्वेशन सेम है तो इसका मतलब हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। ठीक है, अगर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्मॉल हो तो इसका मतलब वो मीन के कहीं इर्द गिर्द होगी। अगर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन कोई बड़ी हो इसका मतलब हमारी वैल्यूज मीन से बहुत ज्यादा दूर कहीं जाके डिस्पर्स हुई हुई है। इसका मतलब है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें डिस्पर्जन के बारे में बता रही है। ठीक है, कि वैल्यूज मीन से किस तरह डिस्पर्स हुई हुई है। अब आगे एक है शेबिशेब रूल। ठीक है, शेबिशेब रूल जो है ना, वो कहता है it is a connection between the standard deviation and fraction of data included in intervals constructed around the mean। ठीक है, इस शेबिशेब रूल से हम क्या करते हैं, इससे बेसिकली हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और फ्रैक्शन ऑफ डाटा के अंदर इंटरवल के अंदर कितना डाटा हमारा लाई कर रहा है अराउंड मीन। ठीक है, वो कहते हैं फॉर एनी सेट ऑफ डाटा द इंटरवल एक्स बार द इंटरवल x बार प्लस माइनस के एस, ये हमारे पास इंटरवल है वेयर k इज एनी नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, k कोई भी नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 1, contains at least the fraction, it contains at least the fraction 1 minus 1 over k square of data। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास x बार भी गिवन है, हमारे पास x बार है 5, k है हमारे पास 2, s की वैल्यू है हमारे पास 2। तो अगर हम इसके अंदर पुट करें इस फार्मूले के अंदर 1 माइनस 1 ओवर 2, पहले हम देख लेते हैं ये कितना बनता है। तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 ओवर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इस इंटरवल के अंदर हमारे पास 3/4 ऑफ द डाटा की फ्रैक्शन जो है वो अवेलेबल होगी। अब इंटरवल वो कौन सा होगा, x बार कितनी है 5 प्लस माइनस k 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 है, यानी कि 5 प्लस माइनस 4। ठीक है, 5 में से माइनस करें 4 1 और 5 में प्लस करें 1, तो 1 से लेके जो 9 तक का इंटरवल है इसके अंदर हमारा 3/4
fourth of fraction of the data is lying in this interval. इस बात की समझ आ गई आपको? नहीं सर, इसकी नहीं समझ आई। ठीक, देखें वो कहता है जो आपके पास कोई भी इंटरवल है ना x बार प्लस माइनस के एस, इसके अंदर जो k की वैल्यू 1 से अगर ग्रेटर है तो अकॉर्डिंग टू शेबिशेव रूल, शेबिशेव साहब कहते हैं कि मेरे रूल के तहत इस इंटरवल के अंदर हमारा 3/4 डेटा पड़ा होगा इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, 1 - 1 ओवर k स्क्वायर ऑफ द डाटा इस इंटरवल के अंदर पड़ा होगा। अब इधर अगर k की वैल्यू हमारे पास 2 है, जिस तरह हमने ये डाटा लिखा है कि हमारे पास k की वैल्यू 2 थी, तो हमने 2k की वैल्यू पुट की तो वो 3/4 आ गई। तो इसका मतलब है ये जो इंटरवल होगा ना, ये वाला, इस इंटरवल के अंदर हमारा 3/4 डाटा पड़ा होगा। 3/4 ऑफ द डाटा मतलब 75% डाटा हमारा इस इंटरवल के अंदर आ रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट ना कुछ इनके एक रिलेशन भी होता है, ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन जो है। सर आज के लिए काफी नहीं है बस? ये बस एक फार्मूला है, सिंपली ये सर बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गई है। बस ये आखिरी डोज है आपकी। ये जो फार्मूलाज है ना, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है। तो आगे जाके भी आप इनको पढ़ेंगे जब आप चैप्टर 9 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़ेंगे तब भी आप इनको पढ़ेंगे, लेकिन इधर भी आपको इनका पता होना चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन आपको दे दे, वो आपसे पूछे जी कि चेक करके बताएं कितने % डाटा इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, एक तो आप शेबिशेव रूल से भी उसे बता सकते हैं अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है तो फिर बाकी ये हमारे पास 3 फार्मूलाज भी होते हैं कि हमारे जो मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, लेट्स सपोज ये हमारी मीन थी x बार और ये हमारी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। इधर तक जो है ना हमारा 65 पॉइंट समथिंग होता है, 65.3 होता है, आई थिंक चेक कर लीजिएगा, या 7 होगा। अगर x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसके अंदर हमारा 95% डाटा लाई कर रहा होता है, और x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसके अंदर हमारा 99.9% डाटा लाई कर रहा होता है। तो ये आपके एक पास पेपर में सवाल भी इस तरह आया हुआ था, उसने पूछा हुआ था जी बताएं, 2020 में आई थिंक आया हुआ था कि बताएं ये स्टैंडर्ड एक हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन थी ऑन ग्रुप डाटा, उसने सबसे पहले कहा जी इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के मुझे बता दे, और फिर उसी का उसने बी पार्ट पूछ लिया जी इसके बारे में बताएं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है, ये कितने % डाटा आ रहा है। तो वो आपने सिर्फ ये फार्मूले यूज करके सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के और फिर ये फार्मूले यूज करके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के आपने बताना था जी कि ये जो इंटरवल आपका बनना था ना, इस इंटरवल के दरमियान 65% डाटा है, इसके दरमियान 95% है, इसके दरमियान इतने % डाटा है, ये आपने करके बस सिंपल बता देना था। आज का जो हमने चीजें पढ़ी है इसमें किसी कोई इशू तो नहीं है? नो सर। देखिए ये जो आज का लेक्चर है ना, बहुत इजी सा लेक्चर था, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसको प्रिपेयर किस तरह करना है, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोग जाएंगे एक बुक एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करने के फिर आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो एंड प्रॉब्लम्स है उनको आप देखेंगे। अब आप लोगों को मैं असाइनमेंट बता दूं इसकी। सर ये जी कंप्यूटर में ये वाला इंक्लूड है सर, ये वाले चैप्टर्स? जी जी ये इंक्लूड है, ये जेबी के जो पीएमएस है उसके अंदर ही चैप्टर इंक्लूडेड है, पहले 4 चैप्टर हैं डिस्क्रिप्टिव के। अच्छा एक एंड प्रॉब्लम 3.44, थ्री पॉइंट 48 का सी।
एक 3.46 है, और एक आप करेंगे 3.43, ये थर्ड चैप्टर में से करेंगे। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर। हाँ, ये एंड प्रॉब्लम्स है। और फोर्थ चैप्टर में आप करेंगे सर वैसे एंड प्रॉब्लम सारी प्रैक्टिस करनी है ना? एग्जैक्टली सारी करनी है। ये वो है जरा थोड़ी सी डिफरेंट, जो आपको जिनसे ना उधर कुछ चीजें मिलेंगी कि पेपर में इन थीम में से ज्यादा पूछी जाती है, वैसे आपने सारी करनी है, आपने कोई चीज छोड़नी नहीं है। तो अभी के लिए इतनी है, ये आपने ये करनी है असाइनमेंट। और मुझे मेरे ख्याल में लास्ट टाइम में किसी बच्चे ने कोई असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की, पूरा वीक हो गया, किसी ने असाइनमेंट नहीं कंप्लीट की। तो इस तरह ना करें आप, सर मुझे क्या करें, जी सर कर देंगे, मुझे था वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अब कर लूंगी। देखिए चीजें सारी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी इंपॉर्टेंट ना होती तो हम पढ़ क्यों रहे होते। सर अभी पहले ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट नहीं कर रहे, पहले तो सारा जो जैसे आपने अप्लाइड मैथ्स का कराया था तो वो पूरा चैप्टर उसके मेथड्स लिख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जांपल सारी खुद से सॉल्व कर रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, वो इसलिए टाइम लग रहा है। और वो करने के बाद ही फिर एंड प्रॉब्लम हम सॉल्व लेकिन करेंगे ना। आपने करनी इसमें पहले सारी चीजें, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है, जो नए बच्चे आए हैं उनको कोई इशू तो नहीं हुआ आज के लेक्चर में? नो सर, कोई इशू नहीं है। ओके, आई थिंक कोई इशू है। और क्लास फिर सर कुछ चीजें हैं जो पिछले लेक्चर्स में थी, तो वो भी उनकी रिकॉर्डिंग जब देख लेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगी। जी जी कुछ वो आप रिलेट हो रही थी। जी जी आप पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुने, आपको कोई सर इशू नहीं आएगा इनमें। सर मुझे एक इशू था पार्शियल फ्रैक्शन की, मुझे समझ नहीं आ रही थी, और स्पेसिफिकली उस जो वो वाला क्वेश्चन था जो मैंने ग्रुप में भी सेंड किया था, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो रही थी, और उसका इंटीग्रेशन लेने से पहले उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी। तो आपने कहा था कोई वीडियो वगैरह देख लें, तो अगर कोई लिंक है तो आप मुझे भेज दें जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन हुई हो, तो वो काफी मसला कर रहा था। चले मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कोई इस तरह का लिंक ना, देख के। या फिर सर आप खुद ही छोटा सा वो समझा दें अगर पॉसिबल हो तो, अगर नेक्स्ट लेक्चर में बेशक। चले वो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, या आप सर आतिफ को कह दीजिएगा कि वो आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो केसेस हैं उनको बस एक एक एग्जांपल करवा दें, या मैं आपको ठीक है। सेंड कर दूंगा, या आपको कोई इशू हुआ तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फिर बता दूं। ठीक है, यस सर। चले अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज सर। जी अल्लाह। अल्लाह हाफिज।